हजारों नाम। देश के इतिहास में ऐसे पल कम आते हैं जिसमें हम एक तरीके से जो समाज में बदलाव है उसकी तरफ इशारा भी होता है, एक तरीके से एक मैसेज भी होता है, और एक तरीके से खुशी होती है कि हमारा जो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इस सोसाइटी में हम किस तरह एक ओपननेस की तरफ जा रहे हैं, समाज कैसे आगे बढ़ रहा है। और भारत में ये होता आया है, ओपननेस को हम एक्सेप्ट करते हैं, इक्वालिटी को हम एक्सेप्ट करते हैं, और इसका एक प्रतीक है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन वी रमा और जो कोलिजियम के अन्य जस्टिस हैं, उन्होंने जो रेकमेंड किया है, जो 3 महिला जस्टिस है जिनको एलिवेशन के लिए रेकमेंड किया है सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, मैं नाम लेना चाहूंगा जस्टिस नागरत्ना त्रिवेदी, और इनमें से एक जस्टिस नागरत्ना वो बनने वाली हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमको एक तरीके से ऐसा कहा जाता है कि कुछ चीजें प्रतीक होती हैं बदलावों का, जैसे हमारे पास एक महिला प्राइम मिनिस्टर इंडिया में रह चुकी है, महिला प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, बाकी जगहों में महिलाओं ने काफी, एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला महिला रह चुकी है, फर्स्ट टाइम तरीके से कि 75 साल के ऊपर हो गए, हमारे पास एक महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है कि ठीक है हो गया, इसमें एक तरीके से ये यूके में भी डिस्कस किया जाएगा, अमेरिका में भी डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि एक बार जो चीज हो गई वो फिर होगी, और एक तरीके से इससे क्या क्या एक तरीके से हमारे समाज में बदलाव आएंगे, हम आज चर्चा करेंगे। और मेरे साथ इसके डिस्कस करने के लिए एक बहुत ही एमिनेंट पैनल है। हमारे साथ आज मौजूद हैं जस्टिस अर्जुन कुमार सीकरी सर, सुप्रीम कोर्ट के जज कार्यरत रह चुके हैं सर, आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर अधिवक्ता पिंकी आनंद मैम, एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया रह चुकी हैं, इस पद पर कार्यरत थी। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट प्रिया हिंगोरानी आज मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है निहारिका कारंजावाला, जो इंडिया की एक सबसे एक तरीके से टॉप के जो लॉ फर्म्स हैं उसके साथ जुड़ी हुई है। हमारे साथ आलिया वजीरी जो एक वकील है वो मौजूद है, ये यूएन वुमेन के साथ कंसल्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस वुमेन जिसको हम कहते हैं। और चलिए प्रोग्राम की शुरुआत की जाए, पर सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा जस्टिस अर्जुन कुमार सीकरी के पास। सर, जब सबसे पहले आपके पास ये खबर आई और आपने देखा कि 3 महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की रिकमेंडेशन आ गई एक ही साथ, जो इसके पहले शायद कभी नहीं हुआ, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता, तो आपके मन में क्या विचार है? तरुण जी, जो आपने स्वयं बोला कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, ऐतिहासिक जो स्टेप लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, वो सचमुच इस बात से खुशी होती है कि 9 जजेस जो उन्होंने रिकमेंड किए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसमें से 3 महिलाएं हैं। आप देखिए, पिछले 71 साल से ऊपर हो गए हमारा संविधान बने, तो आज तक सिर्फ 8 वुमेन जजेस हुई हैं, 8 जजेस महिला जजेस हुई हैं, और इसमें से सिर्फ 2 जजेस कोलिजियम तक पहुंच पाई हैं, जैसे रूमापाल और जस्टिस भानुमति, और चीफ जस्टिस अब तक कोई नहीं बना है वुमेन जजेस में से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही मैं कहूंगा कि वेलकम मूव है, पहली बात। दूसरी बात कि क्यों हम इस चीज को वेलकम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से एक जो सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उसमें एक डाइवर्सिटी, जिसमें कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर तरह के ग्रुप्स का, जिसमें महिलाएं एक अहम वो रोल निभाती हैं, तो वो अपने आप में ही एक जरूरी चीज है। वो इंक्लूसिविटी जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए भी महिलाओं का होना जरूरी है। तो पहली बात तो है कि ये डाइवर्सिटी को की तरफ जाते हैं, जो एक अच्छी मूव है। दूसरी बात मैं इसके अलावा कहूंगा कि एक महिला का और महिलाओं का जुडिशियल सिस्टम के लिए, और जो एक जुडिशियल सिस्टम का हमारा एक न्यायपालिकाओं का, और खासकर जब ये सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, जो उच्चतम न्यायालय है, जब हम जस्टिस की और न्याय देने की बात करते हैं, तो उसमें जो महिलाओं की खूबियां, एक एट्रीब्यूट्स और ये क्वालिटीज होती हैं, वो
न्याय के लिए ही बहुत जरूरी है। हम कहते हैं जस्टिस प्रेग्नेटेड विद मर्सी, जस्टिस should be dealt with, or the issues particularly जो social issues हैं, marginalized sections के issues हैं, and जैसे वो even women's rights हैं, वो sensitivity होनी चाहिए उसमें approach में हमारी। तो ये सब चीजें हैं, और एक सिक्स सेंस होनी चाहिए। ये सब चीजें तो देखिए आधार हैं एक महिला का, और एक एट्रीब्यूट है महिला के। मैं तो कहता हूं कि जो मनुष्य भी, आई मीन मनुष्य मैं कह रहा हूँ, जो मेल भी जो जजेस हैं उनमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि फेमिनिन क्वालिटी उसमें होनी चाहिए एक जज में। तो इसलिए एक जस्टिस सिस्टम के लिए भी जरूरी है महिलाओं का होना, और एक डाइवर्सिटी के लिए भी जरूरी है महिलाओं का होना। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत ही ये जो मूव हुआ है और ये डिसीजन लिया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। ओके ओके, सो एक तरीके से जस्टिस सीकरी प्रशंसा करते हुए जो कॉलेजियम है, जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे जस्टिस एनवी रमन्ना, और जो कॉलेजियम है उसका समर्थन क्या तारीफ जो उन्होंने की इस बारे में की, एक तरीके से आगे हम बढ़ रहे हैं। सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद की तरफ हम जाते हैं। मैम, हार्वर्ड लॉ स्कूल से आपने पढ़ाई की, एक तरीके से आप जब ये करके आई तो अभिमान की बात रही होगी, नॉट ओनली फैमिली बट पूरे कम्युनिटी के लिए, कि आपने एक तरीके से भारत में बदलाव देखा उस जमाने से। और पहली जब फातिमा बीवी, जस्टिस फातिमा बीवी जब जज बनी पहली सुप्रीम, वो आपने समय देखा। इनिशियली डेफिनेटली लड़ाई की होगी बिकॉज सिस्टम बड़ा ऑर्थोडॉक्स था। 91 में लिबरलाइजेशन हुआ भारत में, और लिबरलाइजेशन के साथ जो औरतों की भूमिका है वो बढ़ी। सबसे पहले हमको देखने मिला कॉर्पोरेट्स में औरतों ने एक तरीके से अपना लोहा दिखाया, एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। उसके बाद में हमारे देश में एक परंपरा रही है कि पॉलिटिक्स में हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर थी, वो लेडी थी, ये बहुत बड़ी बात। और अगर आप देखो तो सरोजिनी नायडू या अदर हमारे हिस्ट्री में भी हैं इंसिडेंट्स एक तरीके से। लेकिन अगर हम रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो एक महिला प्रधानमंत्री थी हमारे देश में। अब आपको क्या लगता है, जब ये एक तरीके से जो महिलाएं, 3 महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन मिला, आपको क्या लगा ये खबर सुन के? अब बहुत खुशी हुई तरह, लेकिन सिर्फ उस कारण से नहीं जिससे आपने जिसको रेज किया। खुशी दो तरीके से हुई। देखिए, अब 70-71 सालों में इंडिपेंडेंस से लेके प्रजातंत्र में ऐसी जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार से बुरी थी। और मैं इस बात से सहमति नहीं करूंगी कि महिला की क्वालिटी बहुत अलग तरीके की है और मेल की जो प्रवृत्ति है वो बहुत अलग तरीके की है, इसलिए वो सिर्फ एक डाइवर्सिटी व्यू पॉइंट से इंक्लूजन होनी चाहिए। इंक्लूजन इसलिए होनी चाहिए कि मेरिट है, क्रेडिबिलिटी है, आप 50% देश का है, पूरे विश्व का है, चाहे 50 है चाहे 48 है, व्हाटएवर द नंबर दैट रफली मोर और लेस इक्वल है। प्रजातंत्र में हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को यह हक है कि वो आगे आके अपने आप को प्रकट कर सके और अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, जो अपनी सहमति है, देश को दे सके ताकि देश आगे बढ़ सके और उसके साथ साथ विश्व के सारे लोग जो है। तो इसी प्रकार से इनफैक्ट आई मस्ट से, जैसे सीकरी की जजमेंट जो ऋचा श्रीवास्तव में थी वो मुझे आज तक याद है। इन्होंने अमर्त्य सेन का जो स्टेटमेंट यूज किया था, विमेन एज टूल्स ऑफ चेंज। तो इसलिए आप सिर्फ ये रुक देखे 70 साल में 8 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटेड, और आज की तारीख में कोलिजियम ने 9 में से 3 इकट्ठे 3 महिलाओं को वो पक्ष दिया। और कोई पीछे कुछ चर्चा भी खैर हुई थी कि कितनी औरतें आगे आती हैं, कितनी औरतें आगे ये डिजर्व करती हैं, कितनी औरतों को इतना मेरिट है। मेरिट पूरा है, सिर्फ समझने की और उनको वहां पर लाने की जरूरत है। एंड एज इक्वल पार्टिसिपेंट, देयर इज नो इनइक्वालिटी इन दिस कि सिर्फ आपको यहाँ पर उनको देखना है इसलिए महिलाएं होनी चाहिए। पीछे भी हमारे पास 3 वुमेन जजेस थी सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदिरा बैनर्जी, जो आज भी वहां पर कार्यरत है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या क्या जजमेंट दिए। जस्टिस भानुमति ने निर्भया केस में डेथ सेंटेंस जिस प्रकार से दिया, बहुत परेशान भी हुई, लेकिन एट द सेम टाइम पूरा डेथ सेंटेंस जिस प्रकार से उन्होंने अपहोल्ड किया ऐसे ग्रूसम केस में। इसलिए मेरा ये मानना है कि प्रजातंत्र में महिलाओं का जो योगदान है वो योगदान पूरा होना चाहिए। वो योगदान इस प्रकार से भी होना चाहिए कि जो हमारे प्रोफेशन में लोग आगे आ रहे हैं वो आगे लोगों को देखें
और किस प्रकार से आप पूरे सिस्टम में एक चेंज कह लीजिए, एक कंट्रीब्यूशन कह लीजिए, आपको सशक्त होना है और वहीं पर रहना है। ओके, ओके। आपका पॉइंट पे मैं चाहता हूँ अभी मैम प्रिया हिंगोरानी के पास। आपके तो घर में एक तरीके से एक बहुत ओह यस। सम्मानित परिवार। मुझे जब मैंने नया कार्यक्रम शुरू किया था, उसके कुछ पहले मुझे पता चला था कि आपकी जो माताजी हैं उनकी एक तरीके से जो पोर्ट्रेट है वो सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में है। कपिला हिंगोरानी जी जो है उन्होंने इंडिया की सबसे पहली पीआईएल किया था। तो आपके घर में एक तरीके से अगर मैं इसको कहूं कि महिला सशक्तिकरण की तो एक तरीके से मिसाल रही है, और आपने ये पूरा बदलाव खुद के परिवार से देखा है। तो आप जब ये भी बदलाव देखती हैं कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला होंगी और 3 महिलाओं का सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से रिकमेंडेशन गया है, क्या हम बदलाव की तरफ अब जोर से चल पड़े? उम्मीद करूं कि हम जोर से चले। मुझे लगता नहीं कि उतनी जोर से चल पड़े होंगे जितना हम चाहते हैं। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे जब मेरी मदर ने प्रोफेशन ज्वाइन किया 1961 में, मिसेस कपिला इंगोरानी ने, तो सिर्फ 4 महिला वकील थी सुप्रीम कोर्ट में। और पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट में 1980 में जब जस्टिस फातिमा बीवी जज सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, तो पहली महिला बनी थी। उस टाइम भी ये बात उठी थी। हम तो खैर उस टाइम बहुत छोटे थे, स्टूडेंट्स थे। इन बातों को हमारे डिनर टेबल कन्वर्सेशंस पे आधे चर्चा होती थी। फिर उसके बाद विमेन्स मूवमेंट शुरू हुई, और सबको पता ही है कि कितनी एक स्ट्रॉन्ग विमेन्स मूवमेंट उस जमाने में शुरू हुई। तब रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट की भी बातें उठी, डिबेट्स उठी, प्रोफेशन में भी महिलाओं को आगे आने के लिए बात उठी। जब मिस इंदिरा जयसिंह पहली एडिशनल सोलिसिटर जनरल बनी, वो भी पहली बनी इतने सालों के बाद लॉ ऑफिसर्स के लिए। फिर उसके बाद पिंकी बनी सेकंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं बदलाव बदलाव बहुत स्लो हो रहा है। इतना जितनी तेजी से होना चाहिए था उतनी तेजी से नहीं हुआ, और अभी भी उम्मीद करते हैं कि बहुत तेजी से हो, स्लो उतना स्लो नहीं रहे। जो हमने कमी महसूस करी है 71 सालों में, वो कमी जल्दी पूरी करी जाए। और सुप्रीम कोर्ट में तो ऑफकोर्स खुशी है, बिल्कुल खुशी है कि 3 नाम एकदम रेकमेंड हुए हैं। पर हम चाहेंगे कि ये हर कोलिजन की जब रिकमेंडेशंस या सुप्रीम कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में वैकेंसीज आए, उसमें महिलाओं को ज्यादा रोल दिया जाए। ओके, ओके। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि मैम प्रिया हिंगोरानी खुल के बोलती हैं, उसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं होती है। वो जो मन में होता है वो सामने कहती हैं। वैसा ही उन्होंने एक तरीके से कहा है। और एक छोटा सा अल्पविराम लेंगे और फिर मौजूद है। आपने देखा ब्रेक के पहले मैम प्रिया हिंगोरानी ने अपना एक तरीके से राय रखी। अभी मैं जाना चाहूंगा निहारिका कारंजावाला के पास। ये कारंजावाला एंड कंपनी से जुड़ी हुई है, इंडिया की लीडिंग लॉ फर्म है। निहारिका, आपकी लॉ फर्म में तो एक तरीके से जो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन तो पूरा है, सबसे ज्यादा पार्टनर्स महिलाएं जितना मुझे पता है। तो आपके लॉ फर्म में तो एक तरीके से ये आपने खुद इंप्लीमेंट किया है, और ऐसा नहीं है कि आप लिप सर्विस दे रही हैं, आपने अपने लॉ फर्म में इसको करके बताया। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप खुद एक वकील हैं, आप जुड़ी हुई हैं। आपने जब ये चेंज होते हुए देखा कि 3 महिलाओं का एक तरीके से नामांकन हुआ, रिकमेंडेशन हुआ सुप्रीम कोर्ट के लिए, आपके मन में क्या विचार? तो तरुण, जैसे आपने कहा था, हमारे फर्म में काफी रिप्रेजेंटेशन है लेडीज का। हमारे पार्टनर ज्यादातर लेडीज है, और उन्होंने बहुत मेहनत करके उन्होंने दिखाया है एग्जैक्टली कि वुमेन लॉयर्स क्या कर सकते हैं और कितना अचीव कर सकते हैं। एज इन कोई उनको पार्टनर नहीं बनाया गया क्योंकि वो वुमेन है या क्योंकि हमको वो रिप्रेजेंटेशन चाहिए था या ऐसा कुछ। बस सब उनकी मेहनत के ऊपर है। और जो ये डेवलपमेंट हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, आई थिंक उसी तौर पे है। और ये बहुत शुभ और प्रेरणात्मक डेवलपमेंट था हम सब के लिए, स्पेशली जो यंग वकील हैं, अपना प्रोफेशन शुरू कर रहे हैं। मैं फौजदारी वकालत प्रैक्टिस करती हूँ, और उसमें ज्यादातर मेल लॉयर्स प्रैक्टिस करते हैं। शुरुआत में सोचा गया था कि ये वुमेन लॉयर्स के लिए ज्यादा सेफ प्रोफेशन नहीं है,
पुलिस से मिलना होता है, कई बार अगर क्राइम सीन्स पे जाना होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाना होता है। और मैं सोच रही हूँ कि ये इन सब डेवलपमेंट से लोगों को पता चलेगा कि लॉ वुमेन के लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, एक प्रोफेशन है जहाँ आप कोई भी हो, कहाँ से भी हो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आप मेहनत करोगे, आप बढ़ोगे और आपको वो सम्मान मिलेगा। तो इसी वजह से मैं बहुत खुश थी ये सुनने में। और आई थिंक ये महिलाएं के लिए नहीं, पर ये हमारे पूरे प्रोफेशन में खुशी की बात थी। ओके ओके। मैं निहारिका के साथ अभी जाना चाहूंगा आलिया वजीरी के पास। ये कंसल्टेंट है यूनाइटेड नेशन वुमेन्स के साथ। तो आलिया, मैं मान लूं कि जो जेंडर इक्वालिटी रोल्स पे भी आप कुछ एक तरीके से काम करती होंगी। आप कॉलेज में पढ़ी, आप पैनल में सबसे यंगेस्ट हैं, लेकिन एक तरीके से मैं कहूँ कि जब आप पढ़ रही होंगी कॉलेज में, तब आपने ये पढ़ा होगा कि 75 साल हो गए पर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुमेन नहीं थी। आपके मन में कुछ विचार जरूर आएंगे कि ये पद में महिलाओं की कोई एंट्री नहीं है या अलाउड नहीं है। हमने बनाया नहीं किसी को, तो हमने ये सोच लिया था कि नहीं बनाना है। अब लेकिन हो गया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुमेन है, जस्टिस नागरत्ना बनेंगी। और आपने ये देखा, जैसे आप वकील बनी, कुछ सालों से आप वकील है, आपने देखा कि ये हो गया। क्या मन में विचार आए जब आपने रिकमेंडेशंस पढ़ी? अरुण, बहुत आसान बात है। मैं काफी उत्तेजित हूँ और खुशकिस्मत हूँ कि मैंने इतिहास में एक ऐसा वक्त देखा जहाँ हमारे देश के उच्च न्यायालय की सबसे ऊंची गद्दी पे एक औरत बैठी थी। एंड जैसा अभी आपने कहा, बहुत कम वक्त गुजरा है जब से मैं एक युवा वकील हूँ और जब मैं एक लॉ स्टूडेंट थी। मेरे लिए मेरी आकांक्षा का अब एक रूप है, एक चेहरा है जिसमें एक औरत बैठनी है। जो अब मेरी आकांक्षा, मेरी एस्पिरेशंस, मेरे ख्वाब अब नाजायज नहीं है। ऐसा कोई है जिन्होंने उसे वजूद में जो ये कर रहा है। और अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें, इस वक्त जो इस देश में 1072 न्यायाधीश हैं, उनमें से सिर्फ 82 औरतें हैं। तो जैसे आप कह रहे थे जेंडर रिस्पॉन्सिव लॉज के बारे में, बात बस इतनी है कि हमने इस देश में बहुत कुछ किया है औरतों के लिए, और ये एक विकास की ऐसी किरण है जो हमें उस जेंडर जस्ट, जेंडर रिस्पॉन्सिव सोसाइटी के और करीब लेके जा रही है। ओके ओके। अच्छे से आपने एक तरीके से एक्सप्लेन किया जेंडर जस्ट और जेंडर रिस्पॉन्सिव। मैं जस्टिस सीकरी के पास जाना चाहूंगा। सर, आपने तो एक तरीके से, आप तो कोलिजियम का हिस्सा थे, तो देश की सबसे सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी जुडिशरी की आप उसका पार्ट थे, डिस्कशंस का पार्ट थे। और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को दुनिया के सबसे एक तरीके से पावरफुल सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके से कहा जाता है कि सबसे पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है, यदि जजेस अपनी पावर एक्सरसाइज करे तो। और अगर ऐसी बात है और ऐसे पद पे अब हमारे पास फर्स्ट टाइम वुमेन चीफ जस्टिस आएगी, ये कितना बड़ा मैसेज है पूरे भारतीयों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, जुडिशरी की तरफ से? तरुण जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा मैसेज है। ऐसा कि सब स्पीकर्स ने भी बोला कि इसका कहाँ कहाँ क्या क्या फायदा होने वाला और क्या क्या एक अच्छा मैसेज जाता है। जहाँ तक कोलिजन की बात है और आपने बोला, मैं एक बात साफ और स्पष्ट कहना चाहूँगा कि नॉर्मली ये कहा जाता था, और एक शुरू में कुछ साल पहले तक, कि हाँ महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, इसमें कोई, ये हमेशा से कहा गया है। पर रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, एक या दो भी महिलाएं हैं तो कब काफी। वो इस ग्लास सीलिंग को तोड़ना जो है, ये एक जो ये वाला स्टेप है, एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कि ये नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपने एक या दो बना लिए और काम खत्म हो गए। रिप्रेजेंटेशन का, जैसे पिंकी जी ने भी बहुत ठीक कहा कि इक्वालिटी भी लिया जाए, जबकि इस कंट्री में भी 48-49% महिलाएं होंगी, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से 50% महिलाएं हैं, तो जब आधी जनसंख्या उनकी है लगभग, तो ये कोई मतलब नहीं है कि एक या दो को बना दिया जाए। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये भी नहीं है कि
मेरिट पे ना बनाया जाए। अपॉइंटमेंट्स जब सुप्रीम कोर्ट में होती है मेरिट पे ही होनी चाहिए, परंतु इसमें ये भी धारणा नहीं होनी चाहिए कि जहां तक महिलाएं हैं तो उनमें मेरिट नहीं है। मेरिट है, ये साबित हो चुका है, वो है, जो उनके कुछ गुण हैं वो बहुत जरूरी है न्याय के लिए। तो ये जो चेंज आ रहा है कोलिजियम में कि भाई हमें जितना अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे सके महिलाओं को, ये एक बहुत वेलकम चेंज है। ये जो इस पर्टिकुलर उसमें कि 9 में से आप 3 अपॉइंट करते हैं, तो कम से कम जो इस 9 का तो 33% आपने कर ही दिया, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है, आगे भी चलता है, तो ये बहुत खुशी की बात है। ओके, और मैं और एक चीज मैं सिर्फ यहाँ पे कहूंगा कि भाई देखिए, इन 3 में से एक तो दिल्ली हाई कोर्ट से ही हैं, रखती हैं, जो हिमा कोहली जी हैं, तो अपने आप खुशी होती है, हम उस हाई कोर्ट से हैं। और जो जस्टिस नागा रत्नम है, उनको मैंने पढ़ाया भी हुआ है, मैं उनका शिक्षक रहा हूँ, और वो पहली चीफ जस्टिस बनेंगी, तो मुझे इस चीज की भी एक अलग दुगनी खुशी है। तो ये तो दुगनी खुशी की इसलिए बात है सर, आप दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पे आप थे, और दिल्ली बार में से एक महिला उठ के फिर इस पद पर गई हैं। और दूसरा एक खुशी की बात की, एक शिक्षक की खुशी भी आपको है कि मैंने जिनको पढ़ाया मेरी स्टूडेंट स्टार बन गई हैं पूरे देश और दुनिया के, एक तरीके से उस पर बहुत खुशी होती है। मुझे पता है टीचर्स को खासकर। मैं सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद के पास जाना चाहूंगा। मैम, हमने एक शो किया था लीगली स्पीकिंग का, जब मद्रास हाईकोर्ट में मुझे याद है 12 वुमेन जजेस थे। इंडिया में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ महिला जज मद्रास हाईकोर्ट में थी, 12, तब हमने शो किया। अब सुप्रीम कोर्ट में धीरे धीरे ये तादाद बढ़ने लगी है। क्या हम एक तरीके से लिबरलाइज कर रहे हैं? हमने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था 32 साल पहले, जुडिशरी को लिबरलाइज किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तरुण, आई कुडंट पुट इट बेटर। जो अभी बात चल रही है कि आई लाइक जस्टिस सीकरी का स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया उन्होंने कहा जिस प्रकार से। देखिए करने को तो करते थे, लेकिन आज तक कुछ हद तक पहले तो होता नहीं था, उसके बाद लिप सर्विस शुरू हो गई, दिया 10 साल में, एक डेकेड में एक बना दिया, बहुत अच्छा कर दिया। अब ये जो प्रतीक है, ये आप इकट्ठा करके कम से कम 3 महिलाओं को इस काबिल समझते हुए, मेरिट उनकी एक्नॉलेज करते हुए, उनको कोलिजियम में 3-9 में से जब आगे बढ़ाया है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा सिग्नल है। एक दूसरा, ये हमेशा प्रश्न होता था कि कोई वुमेन चीफ जस्टिस क्यों नहीं हो सकती। 71 साल इंडिपेंडेंस की अभी तक वुमेन चीफ जस्टिस, क्या कोई इतने काबिल नहीं था? क्या महिला इतनी योग्य नहीं थी? क्या वो सोच नहीं सकती थी, या उसकी इंटेलिजेंस इतनी नहीं थी, या उसका मेरिट नहीं था? ये सब सोचों को जो एक तरफ करा है, वो अपने आप में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और आप सही कह रहे हैं, 91 से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, अब जुडिशियल let us say liberalization, if you like that expression, it has now come 2021 में, और ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। तरुण, क्या प्रियांक और रानी मैम इस पे अग्री करेंगी? जुडिशियल लिबरलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है, और इसलिए भी मैं कहना चाहूंगा, देखिए बहुत सारे जजेस फैमिली में जो महिलाएं वो भी लॉ चुन रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे परिवारों से आ रही है तो लॉ नहीं कर रही है, कोई और प्रोफेशन है किसी में, लॉ चुनती हैं। ये फर्क आ गया। बिल्कुल, एक तरीके से शुरुआत है, और मेरा मानना है कि हमें इस रिकमेंडेशन को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और बहुत खुशी से इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। पर एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगी कि हम जब बात करते हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि फर्स्ट महिला चीफ जस्टिस और मेरिट नहीं था, जैसे पिंकी ने कहा मेरिट नहीं था, कि कोई कमी थी। कमी कोई नहीं थी, सोच में कमी थी, कमी सोच की थी, और कोई कमी नहीं थी। इससे पहले इस पे इतनी सीरियसली ध्यान नहीं दिया गया या नजरअंदाज करा गया। और अब जब जस्टिस नागरत्ना बनेंगी चीफ जस्टिस, वो सिर्फ 1 महीने के लिए बनेंगी, वो हमारे लिए काफी नहीं है। हम खुश हैं कि वो बनेंगी, पर 1 महीना कोई समय नहीं होता। 1 महीना तो लगता है सिस्टम को समझने के लिए। तो जरूर ये है कि भाई वो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सराहना करते हैं कोलिजियम की, इस कोलिजियम पर्टिकुलरली जो 2-2.5 साल बाद रिकमेंडेशन हुई है, 9 जजेस रेकमेंड करे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इतनी वैकेंसी जैसे और हाई कोर्ट में वैकेंसीज हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के भी जब कोलिजियम इन जिस डिसीजंस लेंगे
सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स के लिए या वेरियस हाई कोर्ट्स की अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो इस बात को जरूर मद्देनजर रखें कि लंबा टेन्योर एक महिला का जरूर होना चाहिए एज ए चीफ जस्टिस, तभी आप सही मायने में बदलाव देखेंगे। जैसे छोटे टेन्योर से चाहे मेल जज हो चाहे फीमेल जज हो, छोटा पीरियड इज नॉट इनफ फॉर देम टू मेक चेंज और कैरी फॉरवर्ड देयर विजन, जो एक हर जज का होता है। जैसे आई मीन जैसे सीकरी का भी एक विजन रहा, और जजेस के विजन रहते हैं कि हम आएंगे तो हम एक रोड मैप बना के लाते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, तो उन्हें उतना समय दिया जाना चाहिए अपने रोड मैप को पूरा करने के लिए। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैम प्रिया अंगरानी एक तरीके से खुल के बात करती हैं, उनके नेचर में नहीं है कि वो सिर्फ लिप सर्विस देके प्रशंसा करेंगी। हमेशा से मैंने देखा है, और वोकल है, जजेस के सामने भी ऐसे ही खुल के बात करती हैं, भले दिल्ली हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो। और हाँ, ये एक कमी उन्होंने बिल्कुल सही बताई। मैं भी कुछ स्टडी कर रहा था, मैंने देखा 90s में कुछ जजेस हुए, मेल जजेस सुप्रीम कोर्ट में, किसी को 17 दिन का भी टेन्योर मिला है। तो ये प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में नहीं। अब 17 दिन में कौन क्या कर सकता है, 17 दिन तो बहुत कम समय होते हैं। ये भी हुआ है। तो ये बात ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जो आपको देख रहे हैं कोर्ट्स में और अदरवाइज, ये ध्यान रखिए। मैं निहारिका कारंजावाला के पास जाना चाहूंगा। तो आपको लग रहा है कि ये लिबरलाइजेशन का प्रोसेस अब एक्सेलरेट हो रहा है वुमेन इन जुडिशरी? हाँ सर, सेंस ये एक्सेलरेट हो रहा है, और रादर देन लिबरलाइजेशन मैं सोचूंगी कि ये ज्यादातर इक्वालिटी का प्रोसेस है, और ज्यादातर इक्वालिटी ला रहा है हमारे पास प्रोफेशन में। और हमारी उम्मीद यही होगी कि स्टेडीली ये इक्वालिटी और प्रोग्रेस जो है हमारे प्रोफेशन में चलता ही जाएगा। और जो अभी हम एक मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर इसके पीछे बहुत ही सालों का मेहनत है, बहुत ही लोगों का मेहनत है, और उससे ही ये प्रोग्रेस इस स्टेज तक पहुंचा है कि जैसे आलिया कह रही थी, देश के सबसे ऊंची गति पे एक लेडी जज बैठेंगी। और उम्मीद यही है कि स्टेडीली ये प्रोग्रेस हमारे लिए चलता जाए, लेडीज को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, महिलाओं को हर कोर्ट में प्रोफेशन के हर एस्पेक्ट में अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि वो दिखा पाए कि उनका मेरिट क्या है, और हम आगे बढ़ते जाएं। और मैं चाहता हूँ निहारिका कि आपका जो लॉ फर्म है कारंजावाला एंड कंपनी, ऐसे और भी बहुत लॉ फर्म्स, बहुत ज्यादा लॉ फर्म्स हो हाँ, वो भी वुमेन पार्टनर्स को ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से मौका दे पार्टनर्स बनने का। कुछ लॉ फर्म्स ऑफ कोर्स किया है, बट और बहुत सारे लॉ फर्म्स ने मेल डोमिनेटेड, ऐसा लगता तो है। शायद मेरी जानकारी में कमी है, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आलिया, लिबरलाइजेशन, आप तो एक तरीके से ट्रांजिशन देख रही हैं। आप जो कॉलेज में थे और अभी एक ट्रांजिशन आपने देखा है, क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इस वक्त जो हमारे देश के कानून है वो प्रतिज्ञान और प्रगतिशाली कानून है औरतों के लिए। बट हैविंग सेड दैट, बात ये है कि जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, हमें 8 दशक लग गए हैं यहाँ तक पहुंचने में। बात जो निहारिका ने कही बहुत सही है। हाँ, ये वक्त ऐसा है कि हम खुशकिस्मत हैं कि ये महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हमें 81 साल जब जस्टिस नागरत्ना चीफ जस्टिस बनेंगी, जो 2027 में होगा, तब 81 साल हो गए होंगे हमें स्वतंत्र हुए हुए, कि अब हमारे उच्च न्यायालय में एक महिला चीफ जस्टिस होगी। तो बस दुख बस इसी बात का है कि ट्रांजिशन थोड़ा लेट है, क्योंकि हमारी जो बाकी कानून है वो बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत प्रगतिशाली है। एंड या यही है। तो मैं चाहूंगा एक जो जस्टिस सीकरी पूरे जो शो की एक तरीके से, जिसको हम कहते हैं ना, समाप्ति करेंगे सब एक्सप्लेन करके। सर, एज अ जज, आप जो यंग लॉयर्स हैं उनको भी सुनते थे, जो यंग आते थे कोर्ट में आपके सामने पेश होने। तो आज सारे लॉयर्स ने आपके सामने बात की है, 20s के, 30s के, 40s के, 50s के, 60s के। आप कैसे सम करेंगे इस एक तरीके से डिस्कशन को और इस एक ऐतिहासिक पल को? देखिए, जो आपने कहा, जो तो 50s के और 60s के हैं, यानी कि प्रिया जी और पिंकी जी, उनका तो अपने टाइम का सपना आज पूरा हुआ। जो देखना चाहते थे जब उन्होंने इस एंटर किया प्रोफेशन में, उस वक्त माहौल ही कुछ बिल्कुल फर्क था। और आज कितना बदलाव आया है, चाहे वो धीरे धीरे आया है,
पर उनको इस बात की खुशी है कि आज वो ये दिन देख रही हैं। और जहां तक बात है निहारिका की और आलिया की, जो एक दो यंग लॉयर्स हैं, उनको अपना भविष्य नजर आ रहा है। उनको नजर आ रहा है कि महिलाओं का इस प्रोफेशन में, चाहे वो लीगल प्रोफेशन हो या वो जुडिशरी हो, तो उसमें कितना अच्छा भविष्य है। चाहे ये वही बात है कि धीमे धीमे हो रहा है, पर एक जो कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है, एक किरण नजर आ रही है उम्मीद की। तो वो चीज है जो इसका अगर मैं समअप करता हूँ तो ये है। और सेकेंडली जो बात कहना चाहता हूँ कि जी महिलाओं को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और वही मैं बात दोहराऊंगा जो बाकियों ने भी कहा है, ये इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि वो महिलाएं ही हैं, पर इसलिए उनको मिलना चाहिए कि वो ये डिजर्व करती हैं और कई तरीकों से वो डिजर्व करती हैं। तो ये मैं कहना चाहता थैंक यू सो मच सर, इसको शो को एक तरीके से अच्छे से समअप करने के लिए मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा जस्टिस सीकरी सर का। उन्होंने हमको अपना समय दिया। सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद मैम, मैम प्रिया हिंगोरानी, निहारिका कारंजवाला, आलिया वजीरी, आप सब हमारे साथ जुड़े, और जो दर्शकों ने ये प्रोग्राम देखा, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत